हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज हम बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हैं, ताकि सारा का सारा आप कंसेप्ट समझ जाओ। कंसेप्ट समझने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने आओगे तो तब आप इस वीडियो पर आओगे। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन जहाँ भी लिखा होता है उसके बाद वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद करके देखो और खुद करने के बाद फिर मेरे आंसर से मैच करो। अगर आंसर हमारा ठीक आता है, मैच करता है तो मतलब ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो फिर उसको समझो कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो उसमें आपको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें ए स्क्वायर ए के बराबर है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जो सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो इसमें कहता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 3a, ये किसके बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पर आई प्लस ए का स्क्वायर करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आप ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे, अगर आप ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे मैट्रिक्स के अंदर, तो कभी भी आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आपने लिख दिया भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ये ध्यान रखना, क्योंकि ए बी और बी ये दोनों अलग अलग चीज़ हो सकती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो उसमें कभी भी ऐसे नहीं करना है आपको। हमेशा आप करेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आई आ जाता है, आई प्लस ए या ए प्लस आई, तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आई इंटू ए वो भी ए होता है और ए इंटू आई वो भी ए होता है। तो उसमें आप लगा सकते हो। तो हम इसमें डायरेक्टली लगाते हैं, आई का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और 2a भी करेंगे, तो 2ia माइनस 3a। अब आई स्क्वायर, आइडेंटिटी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या रहता है, आइडेंटिटी तो रहती है ना, तो आई आ जाएगा। ए स्क्वायर आपको ए के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी 2a। तो 2a और a 3a ये बन गया, ये माइनस 3a, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, आंसर बचेगा हमारा i। तो इसमें आंसर बना हमारा i। यहाँ पर कहता है कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट आपको दे रखे a i j। अब जो a i j की वैल्यू है वो क्या है, i प्लस j आपको दे रखी है। तो इससे आपके पास एलिमेंट कैसे बनेंगे, जब हम, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब ये वाला एलिमेंट a11 होगा, ये a12 होगा, ये a21 होगा और ये a22 होगा। तो ये कह रहा है कि जो ए आई जे की जो भी वैल्यू आएगी वो आई प्लस जे को प्लस करने पर आएगी। तो यहाँ पर आई 1 है, जे भी 1 है, 1 प्लस 1 को आप प्लस करोगे तो आएगा आपके पास एलिमेंट 2। यहाँ पर 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 3, 2 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो आ गया 3, और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो आंसर बना आपका 2 3 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस में आई, ये जीरो के बराबर दिया हुआ है, तो आपसे इन्वर्स पूछा गया है मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स, जब भी ऐसे इक्वेशन आपको दी जाएगी ना और इन्वर्स आपको निकालना होगा, और कई बार तो ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, कई बार आपको प्रूव करनी पड़ेगी पहले कि ये जीरो के बराबर होता है, उसके बाद इन्वर्स निकालना होगा। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, जब भी आपको इन्वर्स निकालना होगा तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सॉरी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब पूरी इक्वेशन को करना है, ए इनवर्स से हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, माइनस का साइन है बीच में, फिर ए इनवर्स से हमने ए को मल्टीप्लाई करा, प्लस ए इनवर्स को हमने आई से मल्टीप्लाई करा, और राइट हैंड साइड में जीरो है तो उससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जीरो ही आंसर बचेगा। वैसे अगर मल्टीप्लाई आपको करना है तो ये ध्यान रखना कि ए इनवर्स अगर आप यहाँ पहले लिख रहे हो तो यहाँ भी पहले लिखना है, यहाँ भी पहले लिखना है, और यहाँ पर भी आपको ए इनवर्स पहले ही लिखना है। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। अगर आप बाद में लिखते हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आई आता है, और आई को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, इधर तो आ जाएगा जीरो। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को आप उधर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, आई तो प्लस हो जाएगा और ए माइनस हो जाएगा। आंसर बनेगा आई माइनस ए, यानी ऑप्शन बन गया इसमें सी। यहाँ पर कहता है ए ये है, बी ये है, और ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करो, यहाँ से a और b को मल्टीप्लाई करके पहले जो भी मैट्रिक्स बनेगी पहले वो निकाल लो,
और उसको आप बराबर रख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के। तो हमने देखो इसको मल्टीप्लाई करा, 1 को इस 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 को इससे करेंगे या इससे इसको करेंगे 0 रहेगा। फिर हमने 1 को -2 से किया और 2 को 1 से किया 0 और x को 0 से किया 0। इधर से करेंगे देखो y, ये 0 और ये x, यानी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास x + y। अब यहाँ पर ये 0 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको 0, यहाँ पर देखो ये 0, ये 1 हो गया, ये 0, इधर से 0 फिर 0 फिर 0। यहाँ पर आप करोगे पहले 2 एलिमेंट 0 है तो ये 2 तो 0 यानी अगला 1 को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को इस 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 को इस 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के बराबर है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसमें क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी x + y की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ऑप्शन बनेगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 3/5। एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम है, 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। एंड आर इज ए रो ऑफ ए, और आर इसकी एक रो है। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स ए है उसमें कह रहा है कि 3 रो है, जो मैट्रिक्स ए है उसमें 3 तो रो हैं और 5 कॉलम है। एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अब इसमें कहता है कि आर क्या है, इसकी एक रो है। तो कोई सी भी आप एक रो ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो, चाहे ये वाली लो, चाहे ये वाली लो। मान लो मैं ये वाली ले लेता हूँ, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ आर से। अब इस आर के बारे में पूछ रहा है। अब आर में क्योंकि एक रो है तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो बन गई आर रो मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या बनेगा इसका, रो मैट्रिक्स है तो इसकी रो तो हमेशा 1 ही रहेगी। अब इसके कॉलम कितने आएंगे, जितने कॉलम इसके थे, इसके कितने कॉलम थे, 5 कॉलम थे, तो इसके भी 5 कॉलम आ जाएंगे। तो आर क्या बना यहां पर, आर इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए इक्वल्स टू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़ा हुआ है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो यहां पर एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पर अगर a -8 है, यहाँ पर -1 है, तो आप ये कह सकते हो कि इस a -8 की जगह होना चाहिए था +1। तो a -8 की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए थी +1। ऐसे यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है -c + 2, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी -28, क्योंकि यहाँ पर +28 है। तो -c + 2 इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी -28। यहाँ पर 3b है, इधर 2 है, तो इसका मतलब 3b की वैल्यू हमें चाहिए -2, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो फिर आप यहाँ पर साइन वही रखोगे, यहाँ पर -1 है तो यहाँ -1 रखोगे, यहाँ पर +28 है +28 रखोगे, और यहाँ पर अगर +2 है तो यहाँ भी +2 रखोगे। स्क्यू में उल्टा कर दोगे साइन बस। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 9। यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे, इसको आप उधर लेके जाओगे तो c की वैल्यू आ गई 30, और b की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी -2/3। अब आपसे पूछा गया, इसमें पूछा ये गया है, अभी हमने बस वैल्यू निकाली है, अभी ये भी जो पूछा है ये निकालो 2a। 2a का मतलब हो गया 2 × 9 + 3b, 3 × में b -c, तो यह आ जाएगा 2 9 जा 18, 3 से 3 कैंसिल, -2 एंड -30, तो यह आ जाएगा आपके पास 18 - 32। आंसर आ जाएगा हमारा -14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि शलभ हैज 3 बुक्स, 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स, वाइल रश्मि हैज 1 पेन, 4 बुक्स एंड 5 नोटबुक्स in their respective school bag. Express the information as a matrix and what is the order of the matrix obtained. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है ना, इसको आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब 2 स्टूडेंट है, एक शलभ है और एक रश्मि है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शलभ और इधर लिख लेते हैं रश्मि। अब इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनके पास बुक्स हैं,
पेन्स हैं और नोटबुक्स हैं। तो जो शलभ है उसके पास 3 बुक है, 2 पेन है, 3 नोटबुक है। रश्मि के पास 1 पेन है, तो पेन के सामने लिखना, 4 बुक्स है और 5 नोटबुक्स हैं। तो इस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो ऑर्डर बनेगा इसका 3/2। 3 रो बनी इसमें और 2 कॉलम बने। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखोगे। अगर आप शलभ और रश्मि को यहाँ रो में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने लिखा यहाँ पर शलभ और यहाँ लिख दिया रश्मि। अब जो इनके पास सामान था, बुक्स, पेन एंड नोटबुक, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है 323 ये इधर आ जाएगी और ये 415 ये इधर आ जाएगा। इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। तो जैसे आप लिखोगे ना उसी हिसाब से आपको ऑर्डर देना है। आप लिखोगे ऐसे, ऑर्डर ऐसे लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। एक 3/3 मैट्रिक्स बनानी है। 3/3 मतलब ये 9 के 9 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। अब ये एलिमेंट कैसे होंगे, कह रहा I + 2j डिवाइडेड बाय 5। तो जो आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट जो आएंगे आपके पास, उनमें से हम क्या करते हैं, A11 एक तो एलिमेंट आएगा, एक A12 आएगा और फिर एक A13 आएगा। इनकी वैल्यू निकालते हैं। जब हम 1 1 लिखते हैं तो 1 1 का मतलब I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर दोनों में आप 1 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जाएगा 2 + 1 3/5। जब A12 निकालेंगे तो I की जगह तो 1 ही रहेगा, J की जगह 2 आ जाएगा। 2 × 2 = 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1 आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 + 2 × 3, 2 3 = 6 + 1 7, तो आ जाएगा 7/5। अब उसके बाद फिर दूसरी जो रो है उसमें आएगा A21, A22 और A23। अब I और J की वैल्यू चेंज हो जाएगी। I की जगह रखना आपको 2, J की जगह 1। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 हो गया, तो 4/5। 2 2 रखोगे आप तो 2 + 2 × 2, 2 2 = 4, 4 + 2 6/5। यहाँ रखोगे आप 2 + 2 × 3, 2 3 = 6, 6 + 2 8 यानी आ जाएगा 8/5। फिर जो थर्ड रो आएगी उसमें आएगा A31, A32 एंड A33। तो A31 का मतलब I की जगह 3 रखना है और J की जगह 2 रखना है, 1 रखना है। तो 2 + 3 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1। 3 2 करोगे तो यहाँ पर 3, 2 × 2 में 2 डिवाइडेड बाय 5, 4 + में 3 7/5 आ गया। इधर से आ गया आपके पास 3 + 2 × 3, 2 3 = 6 + 3 9, तो आंसर आ गया 9/5। तो यानी जो मैट्रिक्स है आपकी ये क्या बन गई, ये जो भी एलिमेंट है आप लिखो यहाँ पर 3/5 1, 3/5 1, 7/5। उसके बाद सेकेंड रो में आएगा 4/5 6/5 एंड 8/5, फिर 1 7/5 एंड 9/5। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि A आपको ये दिया हुआ है, B आपको ये दिया हुआ है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप लो। यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो दोनों बराबर ही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -6 है, तो 2A की वैल्यू हो जानी चाहिए -6, यानी A की वैल्यू आ जाएगी -3। यहाँ पर -8 है, यहाँ B + 1 और इधर 13 है, तो B की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 12। तो A B की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ करना है, दोनों मैट्रिक्स है आपस में इक्वल है, तो आप वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो। यहाँ से 4 है, यहाँ से 2A + B है, तो 2A + B = 4। यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट लो, A - 2B = -3,
अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आएगी, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले वाली को, दूसरे वाली को हम ऐसे रहने देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 5a, इधर से आ गया 5, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब इस a की वैल्यू को जब आप पुट करोगे यहाँ फर्स्ट में तो ये आ जाएगा 2, और 2 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो a b की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ये वाला जो एलिमेंट है 4c प्लस में 3d, इसको रखो आप 24 के बराबर, 5c माइनस डी, ये आ जाएगा 11 के बराबर। अब यहाँ पर जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ये थर्ड हो गई और ये 4 हो गई, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 3d, इधर से आ गया 33, ये कैंसिल, 15 प्लस 4 19 हो गया, 57, तो c की वैल्यू आ जाएगी 57/19 यानी 3। अब c की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करी तो 3 5 जा 15, 15 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो d की वैल्यू बन जाएगी 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू +4 आ जाएगी। यहाँ कहता है कि मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है a इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस, b इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस, देन फाइंड 3a माइनस 2b। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स बता रहा है, मतलब ये एक तरह से ये कह रहा है कि जो a है उसकी वैल्यू ऐसे है 1 -2 एंड 5, बाकी के सारे एलिमेंट 0 है। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर b है, इसको लिख देंगे यहाँ पर 3 0 -4, इस तरीके से है। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3a माइनस 2b की, तो 3a निकालोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ 2b, अब 3a माइनस 2b करना है, तो 3a में से 2b को माइनस करो, यानी इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करो, तो 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 हो गया, ये भी 0 है, इधर से ये 0, ये भी 0, -6 में से 0 माइनस करेंगे तो -6 0 0 0, 15 में से -8 को करेंगे, -8 तो पहले से ही माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 23। तो जो आंसर है आपका ये आ जाएगा। अब इसको वापस डायगोनल की फॉर्म में लिख दो, कैसे, -3 -6 23, इसमें कॉमा लगा लगा के सेपरेट करना है। अगर आप चाहते हो कि आप ये ना प्रोसेस करो, सीधा आप यहाँ से भी निकालो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर लिखो 3a में इधर आ जाएगा 3, इधर -6, इधर 15, यही बन जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 0 -8, फिर उनको आपस में माइनस कर दो तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि x और y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल X है, कैपिटल Y है, मतलब मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्योंकि ये x + y है, ये x - y है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, x + y और x - y, इन दोनों को ऐड किया, राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ से y कैंसिल, इधर आ जाएगा 2x, और इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 5 4 हो गया, 13 - 8 5, 2 + 3 5, 4 + 0। अब 2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5/2, ये भी आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दोनों में से आप कहीं भी पुट कर दो। तो अगर आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो, x की जगह आप रख देंगे 2, 5/2, 5/2 एंड 2, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद +y है, फिर +y = राइट हैंड साइड में आपके पास -1 13 2
एंड 4। अब आप इस मैट्रिक्स को उस साइड लेके चले जाओ तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1, 13, 2, 4। इसमें से आपको ये माइनस करना है, -1 -2 करेंगे -3 हो गया। 13 - 5/2 तो 13 2 26, 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21/2। 2 - 5/2 तो आ जाएगा -1/2। 4 - 2 2। तो ये बनेगी हमारे पास y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में कहता है कि आपको ये कुछ मैट्रिसेस दे रखी है, इनके ऑर्डर भी नीचे लिखे हुए हैं। तो पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर n, k एंड p सो दैट 3py प्लस में 2wy इज डिफाइंड। सबसे पहले तो आप ये देखोगे जो py है, 3 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, py को आप चेक करो कि py को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, और क्या वो एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा, उसमें क्या कंडीशन होगी। तो अब p का जो ऑर्डर है आपके पास, p का ऑर्डर है हमारे पास कितना, p/k, और y का ऑर्डर है 3/k। तो अगर py एग्जिस्ट करता है, इफ py एग्जिस्ट देन ऑर्डर ऑफ py, ऑर्डर ऑफ py कितना होना चाहिए था। तो ऑर्डर जब हम निकालते हैं तो ये p और ये k, ये ऑर्डर होगा इसका। और जो कंडीशन है मल्टीप्लाई ये कब हो सकता है, जब इसका कॉलम और इसके रो बराबर हो, k की जो वैल्यू है ये 3 के बराबर हो। तो ये दो कंडीशन बनी यहाँ से कि ऑर्डर तो इसका बनेगा p एंड k, और कंडीशन क्या बनेगी, जो k की वैल्यू है वो 3 के बराबर हो। अब ऐसे ही आप देखो कि w और y, तो w का ऑर्डर क्या है आपके पास, w का ऑर्डर है n/3। आप w को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो y के साथ, तो अगर wy एग्जिस्ट करता है देन ऑर्डर क्या बनेगा इसका, wy का। तो पहले w लेना है आपको, उसके बाद फिर y लेना है। तो देखो यहां से ये n और k ये ऑर्डर बनेगा, और कंडीशन इसकी ये 3 है, ये 3 है, तो ये तो दोनों ऑलरेडी बराबर है। तो यहां से कोई और कंडीशन की जरूरत नहीं है, बस ऑर्डर आपके पास आ गया n इंटू में k। अगर हम इनके साथ इनके स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 3py प्लस 2wy एग्जिस्ट इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसका ऑर्डर है p/k, इसका ऑर्डर है n/k। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनी कि p और n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन बनी, एक तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और एक p और n दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2x - 3z। अब यहाँ पर जो 2x और 3z है दोनों को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 स्केलर क्वांटिटी है तो x के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z भी, और 3 भी स्केलर क्वांटिटी है तो z के ऑर्डर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन ये तभी हो सकता है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो x का ऑर्डर हमारे पास ये है और z का ऑर्डर ये है। तो यहाँ पर देखो 2/n है, ये 2/p है, तो यहाँ से भी ये जो n और p है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 2x - 3z एग्जिस्ट इफ n इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से सिर्फ एक कंडीशन आएगी कि n और p अगर दोनों बराबर होंगे तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है 2x - 3z ये एग्जिस्ट करेगी। फोर्टीन क्वेश्चन में कहता है कि ये मैट्रिक्स आपके पास है, प्रूव आपको करना है कि ये 0 के बराबर है, वेयर 0 नहीं है, O है, O इज द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से आप देखो कि a स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। a स्क्वायर का मतलब हो गया a को a से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू में a प्लस i। इसको सॉल्व करके देखो, ये सारा 0 आना चाहिए। तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया। जैसे 6 प्लस में 6 12 हो गया, 2 प्लस में 2 4, जैसे 3 प्लस 4 7। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इन तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करो, यहाँ से 7, यहाँ से आएगा -8, यहाँ से आएगा +1। जैसे 12
-12 + 0, 4 -4 + 0, 7 -8 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो ये बन गया नल मैट्रिक्स। फिफ्टीन क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी आर, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो ए ट्रांसपोज है वो तो ए के बराबर होगा और जो बी ट्रांसपोज है ये बी के बराबर होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज ना हो, सेम की सेम रहे। अब पूछता है आपसे व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दे दी जाएगी और इस तरह की मैट्रिक्स के बारे में ये कुछ भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है कि ये P के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने P का ट्रांसपोज किया, यानी हमने AB माइनस BA का ट्रांसपोज किया। जब ट्रांसपोज हम इनका कर रहे हैं तो बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर A माइनस बी ट्रांसपोज होता है तो पहले A ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर माइनस का साइन, उसके बाद B ट्रांसपोज। तो ये पूरा हम A मैट्रिक्स की तरह कंसीडर करेंगे, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें रिवर्स लॉ लगा देंगे। रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले B का ट्रांसपोज आएगा, फिर A का ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पर पहले A का ट्रांसपोज आएगा, फिर B का आएगा। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था इसने कि जो B ट्रांसपोज है वो B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, तो यहाँ पर पुट कर दो। ये बन गया BA और ये बन गया AB। यहाँ से आप कॉमन निकाल दो माइनस का साइन, तो उससे क्या होगा, AB तो बन जाएगा प्लस का और BA बन जाएगा माइनस का। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारी P के बराबर ही आ गई। तो हमने देखा कि हमने जब ट्रांसपोज करा तो ये -P आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर साइन में कोई चेंज नहीं होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती। सिक्सटीन क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये जो सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये सेकंड कॉलम आ गया और ये थर्ड कॉलम आ गया। उसके बाद निकालो आप A प्लस A ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हो तो जो मैट्रिक्स आती है वो हमेशा सिमेट्रिक आती है। तो हमने ट्रांसपोज के साथ ऐड किया तो 1 + 1 2 आ गया, 2 - 4 3 + 3 -4 + 2 -1 -1 0 + 5 3 + 3 5 + 0 1 + 1। उसके बाद आप करो इसको कर दो आप हाफ। इस मैट्रिक्स को नाम दे दो आप P का, यानी जो भी एलिमेंट आए उनके हाफ कर दो। अब आप ये दिखाओ कि ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सम करके आप जब भी निकालोगे ना तो हमेशा सिमेट्रिक ही निकलेगी। तो इसका ट्रांसपोज करो आप 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। ठीक है, अब देखो आप ट्रांसपोज करा आपने, कुछ फ़र्क पड़ा। ये -1 1 -1 3 ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो आ गई, ये तीसरी रो आ गई, मतलब ये P के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि P क्या है, यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, A में से A ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो +4 हो जाएगा, 3 - 3 -4 -2 -1 + 1 0 - 5 3 - 3 5 - 0 1 - 1। अब फिर इस मैट्रिक्स का आप हाफ करो, उसको मान लेते हैं हम Q के बराबर।
तो यहाँ पर आप करोगे तो 0 3 0, दूसरे में -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो 0 3 0 को आप पहले कॉलम में लिखोगे, फिर -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। अब देखो यहाँ पर क्यू मैट्रिक्स आपके पास ये थी 0 3 0, यहाँ बन गया 0 -3 0, यहाँ -3 था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था, माइनस आ गया, बाकी तो 0 ही है। तो साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक जो मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है, इसको आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करो। तो सिमेट्रिक आपके पास ये आ गई थी पी की वैल्यू ये है, और स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास ये आ गई। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो पी की जगह रखा हमने 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1 प्लस में क्यू 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। 1 + 0 1 हो गया, -1 + 3 2 आ गया, 3 + 0 3 हो गया, -1 -3 -4 -1 + 0 5/2 -5/2 3 + 0 5/2 5/2 5 हो जाएगा, 1 + 0 1। अब चेक करो कि आंसर हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है 1 2 3 -4 -1 0 3 5 1, यानी ये प्रूव हो गया, एक्सप्रेस हमने कर दिया कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ कहता है राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ से x + y + z की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 को पहले x से करेंगे तो x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 0, इससे इसको करेंगे 0, तो ये रहेगा आपके पास। फिर यहाँ से देखो 0 × x 0, 1 × y y आ गया, 0 × z 0। अगली रो के अंदर 0, ये भी 0 और ये भी z, तो ये आ गया आपके पास 1 -1 एंड 0। तो यहाँ से दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 0। अब आपको इन तीनों का निकालना है सम। तो x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 0, आंसर भी आ गया आपका 0। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें ये मैट्रिक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर जो आंसर आएगा फिर आप इसको 1 2 x से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल्स टू में रखना है 0 मैट्रिक्स। तो पहले हम इस वाली रो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 × 1 1 आ गया, x × 2 2x, 1 × 15 15 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम से किया तो एक एलिमेंट आपका आ गया। अब दूसरे रो से करते हैं, 1 × 3 3, यहाँ से आ गया 5x, फिर आ गया 3, फिर इधर से करते हैं 2 + x और 2 × में 1 2 × 1 2x। ध्यान रखना कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। आपने सिर्फ एक ही रो को मल्टीप्लाई करना है तो एलिमेंट आपके एक ही रो के आएंगे। 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करा है तो 3 कॉलम के एलिमेंट आएंगे। अब आपके पास ये एक रो है और ये एक कॉलम है, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके और लिख लेता हूँ। 15 + 1 16 प्लस में 2x, इधर से आ जाएगा 6 + 5x, इधर से आ जाएगा 4 प्लस में x 1 2x। अब मल्टीप्लाई करो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से इसको करोगे 16 + 2x आ जाएगा। 6 + 5x को 2 से करेंगे तो 2 6 = 12, 2 5 = 10, 4x + x² = 0। अब यहाँ पर देखो आपके पास x² एक ही टर्म है, x वाली टर्म 2 इधर है, 10 इधर है, 12 12 और 4 16, और कांस्टेंट टर्म्स 16 ये है, 12 ये है, 28 आ गया। अब 28 के फैक्टर करो जिससे आपके पास 16 आ जाए, तो एक 14 हो गया और एक 2 हो गया।
तो x प्लस 14 एंड x प्लस 2। तो x की दो वैल्यू निकल गई यहाँ से, एक तो -14 आ गई और एक -2 आ गई। तो दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप जैसे मर्जी रख सकते हो। यहाँ पर कहता है आपसे फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ भी तीन मैट्रिक्स हैं, एक ये है एक ये है, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो है क्वेश्चन वही, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उसको देखेंगे हम। तो यहाँ भी एक रो है और तीन कॉलम है, तो ऐसे बनेंगे आपके एलिमेंट। यहाँ से आ जाएगा 2x, इधर से आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा -2, तो 2 ही बचेगा। फिर अगले को उसको करते हैं रो को, तो x आ गया इधर से, 4 × 0 0 हो गया, -2। फिर यहाँ से करा इसको -x, 4 × 0 0, -1 × 4 -4। अब यहाँ पर कह रहा है इसका ट्रांसपोज है, तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो पहले, x 4 -1 = 0। अब सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने पीछे किया था। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x + 2 को इससे करेंगे x से, तो आ जाएगा 2x² प्लस में 2x। 4 को इससे करेंगे 4x - 8, -1 को इन दोनों से करेंगे, दोनों हो जाएंगे प्लस में। तो ये आ गया 2x², 2 + 4 6, 6 + 1 7 एंड -4। तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × -4 यानी -8। तो -8 आना चाहिए, -8 आएगा जब आप 8 और 1 को लोगे। 8 और -1 हो जाएगा तो 7 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बनेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर आगे 2 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट फैक्टर मत लिख देना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। इसमें आप ऐसे लिखो 2x², 8x और -x -4। पहले दोनों में 2x कॉमन, x + 4 आ गया, फिर -1 कॉमन, यहाँ से भी x + 4 आया। तो एक आ गया आपके पास x + 4, दूसरा आ गया 2x - 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -4 और यहाँ से आएगी +2। अब आप गलती ये मत करना कि माइनस वाली वैल्यू को काट दो, प्लस वाली वैल्यू को ले लो। इसने पूछा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीजर जो होता है ये इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू ये है। तो फाइनल आंसर जो बनेगा आपका वो आएगा -4। ठीक है, उसमें दिखा देना कि x = 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है कि दो बुक सेलर हैं ए और बी, सेल द बुक्स ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। दो तरह की बुक वो सेल करते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च, बुक सेलर ए सोल्ड 250 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स, वेयर एज बुक सेलर बी सोल्ड 230 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 425 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बुक सेलर ए सोल्ड 550 बुक्स ऑफ mathematics and 300 books of applied mathematics, and bookseller B sold this and this. Represent the given information into matrix form and find the total sale for both the bookseller in the month of March and April using matrix algebra. अब यहाँ पर दो सेलर है आपके पास, एक सेलर A है, एक सेलर B है, और बुक्स क्या है आपके पास, एक तो मैथमेटिक्स की बुक है और दूसरी अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, अब पहले हम डाटा ले लेते हैं कौन से मंथ का, मार्च मंथ का। ठीक है, 4 मार्च। तो मार्च में क्या हो रहा है, जो बुक सेलर ए है वो 250 बुक्स मैथमेटिक्स की सेल कर रहा है और 400 बुक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की सेल कर रहा है। जो बुक सेलर बी है 230 बुक्स सेल कर रहा है मैथ्स की और 425 बुक्स सेल कर रहा है इसकी। अगर हम डाटा लेते हैं अप्रैल के लिए, तो ये बुक सेलर ए, बुक सेलर बी, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। अब मंथ ऑफ अप्रैल में बुक सेलर ए सोल्ड 550 बुक्स एंड 300 बुक्स, एंड बुक सेलर बी सोल्ड 270 बुक्स एंड 450 बुक्स। तो आपसे पूछ रहा है कि जो उसकी टोटल सेल होगी वो कितनी होगी, यानी मार्च और अप्रैल दोनों महीने के लिए आपको बताना है टोटल सेल आपकी क्या बनेगी। अगर हम टोटल सेल निकालेंगे ए और बी की, मैथ्स की बुक की और अप्लाइड मैथ्स की बुक की,
तो मैथ्स की बुक में 250 और 550 इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 800 बन जाएगा। 230 और 270 500 आ गया। 400 और 300 700 आ गया। 425 और 450 यानी 875 आ गया। तो मार्च और अप्रैल दोनों मंथ की इनकी सेल बन जाएगी ये। तो इस तरीके से मैट्रिक्स अलजेब्रा की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो कि टोटल सेल फॉर द बुक सेलर ए फॉर मैथमेटिक्स बुक्स इज 800 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इज 700 एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द बुक सेलर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर 12 एंड 27। ये दोनों की कॉस्ट दे रखी है आपको। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल्स 5 पेन्स एंड 7 नोटबुक्स। 5 पेन्स एंड 7 नोटबुक्स, ये कौन बेच रहा है? बुक सेलर पी। वेयर एज बुक सेलर क्यू सेल्स 6 पेन एंड 4 नोटबुक्स। और पेन और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 12 एंड 27। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा, उसका रीज़न है, जब यहाँ पर आप पेन को लोगे और नोटबुक का लोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल मनी रिसीव्ड बाय बोथ द बुक सेलर्स, तो आपको टोटल मनी निकालनी पड़ेगी। तो आपको पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास पेन की कॉस्ट है और ये नोटबुक की कॉस्ट है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी सही तरीके से बनेगा जब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पेन को पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई, नोटबुक को नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई। अगर आपने इसको रो में लिख दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पेन और नोटबुक यहाँ पर ले लिए तो भी ये गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो टोटल इनकी जो सेल आएगी, पी की सेल कितनी होगी, क्यू की सेल कितनी होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू में 12 60 प्लस 7 इंटू में दिस 7 7 49, 7 2 18 प्लस 4 22। इसका करते हैं 12 6 72, 17 27 4 108। तो ये बना आपके पास 289 और ये बन जाएगा 180। तो जो बुक सेलर पी है उसकी सेल बनेगी ₹289 और बुक सेलर क्यू है उसकी सेल बनेगी आपके पास 180 रुपीज़। तो उसके बाद आप सभी को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम के अंदर अपना करके आओ और बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।